नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं। साथ ही दो खबरों पर हम अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने के असली कारण और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नए हथियार से मची सनसनी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। भीषण भूकंप के झटकों से कांप उठा तिब्बत, 125 से अधिक की मौत, सैकड़ों घायल। उत्तर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में भी महसूस किए गए झटके, भारत ने व्यक्त किया शोक। उत्तर कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का दावा, वारहेड से लैस है नई मध्यम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने जताई कड़ी आपत्ति। ट्रंप जूनियर पहुंचे ग्रीनलैंड। पिता नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी स्वामित्व की जताई है इच्छा। डेनमार्क ने कहा वहां के निवासी तय करेंगे ग्रीनलैंड का भविष्य। नहीं रहे फ्रांस के धुर दक्षिणपंथी नेता जीन मैरी ले पेन, 96 वर्ष की आयु में निधन। नेशनल फ्रंट पार्टी के थे संस्थापक, विवादों से भरा रहा राजनीतिक करियर। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार अपने पद से त्यागपत्र देने की घोषणा कर दी है। उनकी सरकार भारत के साथ अपने अच्छे संबंधों को खराब करने के लिए जानी जाती है और इसका असर कनाडा में उनकी लोकप्रियता पर भी पड़ा। वो अपनी ही पार्टी में हाशिए में जाने लगे। ट्रंप के अमेरिका में चुनाव जीतने से भी उनकी कुर्सी को खतरा पैदा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। लगातार गिरती लोकप्रियता और पार्टी के भीतर से उठते बगावती बॉन्डर के आगे आखिरकार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने घुटने टेक दिए। सोमवार को उन्होंने लिबरल पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। तो सवाल उठता है कि अपनी सरलता और सहजता से कनाडा का दिल जीतने वाले ट्रूडो आखिर कैसे अर्श से फर्श पर आ गए। ट्रूडो पहली बार 2015 में प्रधानमंत्री बने, फिर 2019 में सत्ता में वापसी की। 2021 में मध्यवर्ती चुनाव में बहुमत से चूक गए और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की मदद से सरकार बनाई। इसलिए ट्रूडो जगमीत के इशारों पर चलते रहे। उन्होंने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप बिना सबूत मुहैया कराए भारत पर मढ़ दिए। इसके अलावा भारतीय लोगों के कनाडियाई वीजा लेने पर भी सख्ती लगा दी, जिसका सीधा असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा। वहां घरेलू राजनीति में भी इसका विरोध हुआ। जगमीत सिंह ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। यानी ट्रूडो की विदेश नीति पूरी तरह से फेल रही। दरअसल ट्रूडो ने महंगाई पर काबू पाने का वादा कर सत्ता में वापसी की थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। घरों की कीमतों में 30 से 40% की तेजी दर्ज की गई, जबकि रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम भी आसमान छूने लगे। इसके अलावा उन्हें भ्रष्टाचार के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। 2017 में हॉलिडे पैकेज और हेलीकॉप्टर जैसे उपहारों को स्वीकार करने पर भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। अपनी मनपसंद की कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने का भी आरोप लगा। ट्रूडो के इस्तीफे का बड़ा कारण उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट को माना जा रहा है। सत्ता में रहते हुए उनकी सबसे कम अप्रूवल रेटिंग दर्ज की गई। बहरहाल अब कनाडा के नए पीएम की तलाश तेज हो गई है। जस्टिन ट्रूडो के बाद कई नेता उनकी जगह लेने की दौड़ में हैं। इसमें क्रिस्टिया फ्रीलैंड, मार्क कार्नी, क्रिस्टी कॉल, अनीता आनंद और जॉर्ज चहल जैसे बड़े नेता शामिल हैं। इन नेताओं में अनीता और जॉर्ज भारतीय मूल के कनाडियाई राजनेता हैं। अनीता आनंद परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। अनीता के माता पिता का भारत के तमिलनाडु और पंजाब से ताल्लुक है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान काफी अच्छा काम किया था। वहीं जॉर्ज चहल प्राकृतिक संसाधन संबंधी स्थायी समिति और सिख कॉकस के अध्यक्ष भी हैं।
चहल को ट्रूडो का आलोचक माना जाता है। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निपुण आलमबायन, विदेशी मामलों के जानकार हैं। निपुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे वो यही कि जस्टिन ट्रूडो को क्यों पद छोड़ना पड़ा, क्या इसके कारण है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे चंद्रशेखर जी अभी आपकी ही ओपनिंग बाइट में कहा गया, जैसे रिपोर्ट में कहा गया कि वो घरेलू राजनीति हो या फॉरेन पॉलिसी हो, दोनों में उनका एक बड़ा फेलियर था। और देखिए, आप देखें, जब से उन्होंने भारत के खिलाफ आग बोलना शुरू किया, हम देखें खालिस्तान का मूवमेंट को लेकर जो बातें करनी शुरू की, उसका विरोध उनके पार्टी के अंदर ही होना शुरू हो गया था। और मैं तो देखता हूं कि जब उस समय भी सर्वे हुआ तो सर्वे में केवल आपका जो अपोजिशन है वो तो विरोध कर ही रहा था, इवन पार्टी के अंदर के लोग भी उनको काफी ज्यादा ग्राफ लगातार गिर रहा था। लेकिन ये जिद पर अड़े हुए थे कि हमको करना है, करना है, करना है। और फिर आप देखिए कि जैसे अमेरिका का चुनाव होता है और अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का बार बार ये कहना कि जस्टिन ट्रूडो इज ए गवर्नर से संबोधित कर रहे थे कि मैंने आज डिनर किया और बड़ा अच्छा लगा जस्टिन ट्रूडो के साथ गवर्नर कहना। सोचिए, 50 स्टेट का एक स्टेट है यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो कह रहे हैं कि आप 51 हमारा स्टेट बन जाइए। ये बात हम लोग शुरुआत में मजाक में ले रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप क्या मजाक कर रहे हैं, कोई उपहास कर रहे हैं, क्योंकि आदत कहीं भी जाती है डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसा बोल देते हैं हल्का, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत सीरियसली उस बात को बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे पावर में आती मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। देखिए, आप कनाडा की हम बात करें, अमेरिका की बात करें, तो दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान होता है। और अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा, 25% तक टैरिफ की बात कही। जैसे 25 टैरिफ की बात होती है 25% की, तो इसका मतलब ये था कि कनाडा के लोगों को काफी ज्यादा क्या होगा, घाटा होता, लॉस होता। एक तो उसकी लेकर बहुत ज्यादा इंटरनल पहले से आप क्या चल रहे हैं, महंगाई में चल रहे हैं, ऊपर से टैरिफ आप और इम्पोज कर दिए जाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या थी, डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप पिछला कार्यकाल देखें तो 2017 से लेकर 2020 तक का रहा, उस कार्यकाल में उनको बार बार ये कहना था कि मैं चाहता हूं कि जो नाटो के कंट्री हैं, नाटो के कंट्री सारा डिफेंस का जो बजट है या पूरी सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ अमेरिका पर न थोपे, हर कंट्री अपना क्या करे, अपना जो खर्च है डिफेंस में वो बढ़ाए। लेकिन कनाडा क्या था कि लगातार बढ़ा ही नहीं रहा था कई सालों से, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को बोल रहे थे कि भाई हम क्यों जिम्मेदारी ले नाटो की सुरक्षा की, नाटो की सुरक्षा सब देश को संभालनी चाहिए। अब होता है कि कनाडा जो है वो काफी कम एक्सपेंसिव पर करता था डिफेंस के ऊपर। इसका कारण क्या था कि कनाडा के लोगों को अदर सेक्टर में, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सब में अच्छा खासा पैसा मिलता था, लोग एंजॉय करते थे। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा था कि जैसे ट्रंप आएंगे तो ट्रंप आते ही वो फिर वही नाटो की बात करेंगे और कनाडा को अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा डिफेंस में। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, अदर जितने सेक्टर्स हैं उनमें खर्चे कम हो जाएंगे, इससे पब्लिक के ऊपर क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। सीधा टारगेट मुझे याद आ रहा है जो एलन मस्क ने भविष्यवाणी की थी कि मैं जैसे ही आऊंगा, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आएंगे, हम जस्टिन ट्रूडो को, हालांकि एलन मस्क को संबोधित करना ठीक नहीं है, लेकिन ये एलन मस्क ने कहा था, तो हम तो सोच रहे थे कि शायद 20 जनवरी का इंतजार होगा, लेकिन उससे पहले ही। और आज आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच थी, बड़ी इमोशनल स्पीच वो देने का प्रयास कर रहे थे, कह रहे थे हम फाइटर, लेकिन उनके चेहरे से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हमेशा कहा जाता है कि केवल आपका वक्तव्य महत्वपूर्ण नहीं होता, जो नेता बोल रहे हैं उनके पोस्चर, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब भी मैटर करती है। तो लगातार एक भारी दबाव जो जस्टिन ट्रूडो झेल रहे थे, उसकी परिणति आज आपको देखने को मिली। इस सब के बीच ये भी सवाल आता है निपुण जी, जो भारत के साथ इन्होंने संबंध खराब किए हैं, चाहे निज्जर की हत्या के बाद बयानबाजी रही हो या इनकी जो पार्टी को सपोर्ट करने वाली खालिस्तानी चरमपंथियों की जो पार्टी थी उसको खुश करने के लिए कई कदम उठाए गए। कनाडा के अंदर जो सिख हैं, हिंदू हैं, उन दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की गई। ये इनकी लोकप्रियता में वहां पर कितना बड़ा इससे झटका लगा है कनाडा के अंदर में? बहुत बड़ा डेंट लगा है। देखिए, आप समझिएगा कि सिख कम्युनिटी में चुनिंदा मुट्ठी भर लोग हैं जो इस प्रकार के खालिस्तान मूवमेंट को वहां पे चलाते हैं, और जो खालिस्तान मूवमेंट चलाने वाले भी हैं वो एक कॉमन पर्सन नहीं, वो है आपके ड्रग्स माफिया, उस तरह के गैंग वॉर में उलझे हुए लोग। अब उन लोगों की जो इमेज है वहां की सिख कम्युनिटी में भी अच्छी नहीं है, और वहां की जो सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी वो मिलकर समरसता के साथ रहना पसंद करते हैं। जो पीस लिविंग बिजनेसमैन या प्रोफेशनल काम करने वाले लोग हैं, वो इन चीजों हरकतों से नफरत करते हैं कि भाई इस प्रकार की इमेज डैमेज करना
और इसका इमेज का इम्पैक्ट क्या हो रहा था कि पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर इमेज डैमेज हो रही थी। कुछ चुनिंदा कहते हैं कुछ चुनिंदा जो हरकत करने वाले लोग थे, जिनको हम लोग रेडिकल कह सकते हैं या चरमपंथी कह सकते हैं या खालिस्तान मूवमेंट के लोग सो कॉल्ड अपने आप को जो महाआजादी की बात करते हैं, उनकी वजह से पूरी सिख कम्युनिटी की इमेज डैमेज हो रही थी। लोगों को वहां पर जो एक मिलकर देखिए होता क्या है कि जैसे इंडियन डायस्पोरा किसी देश में जाता है, वो होता क्या है, वहां पर माइनॉरिटी होता है, वहां पर आपके रहने वाले लोग मेजोरिटी में है, और वहां पर जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है वही आपस में एकजुट होने के बजाय बल्कि टकराव की स्थिति बने, तो उससे वहां के लोगों को काम करने में बहुत दिक्कत आती है, चाहे वो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कनाडा के लोग इस बात को देख रहे थे कि पढ़ी लिखी जनसंख्या हर जगह लोग हैं। वो देखिए जस्टिन ट्रूडो केवल और केवल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में एक महत्वपूर्ण जो स्ट्रेटेजिक अलाई है पूरे वर्ल्ड में, आज देखें इंडिया को इग्नोर करना किसी के मुद्दे की बात नहीं है, और जानबूझकर वो इसका क्या करें, भारत के संबंधों को क्या करें, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आप देखिए पूरा कालखंड देखिए, कनाडा से हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट तो है नहीं, ना तो हमारा कोई किस तरह का भी बॉर्डर आपका लगता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट हो सकता है, जैसे पाकिस्तान चीन के साथ हो सकता है, ऐसा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं। हम अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे, अब नया नेता कौन होगा, इसको लेकर के दो भारतीय मूल के नेताओं का भी वहां पर नाम आ रहा है, अनीता आनंद का, जॉर्ज चहल का, क्या कुछ आपको लगता है अगले नेता को लेकर के? देखिए अभी अगर हम इस बात को देखें, हो सकता है कि अगर वहां पर यह हो कि जो लिबरल पार्टी है कि वो भारत का संबंध अच्छा रखना चाहती है, तो हो सकते हैं भारतीय मूल को लेके चलें। लेकिन मैं भी ट्रेंड देख रहा हूं, आपने देखा होगा अमेरिका में भी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 हम देखें तो विवेक रामास्वामी की हम बात करते हैं, या हम अगर आपका काश पटेल की बात करते हैं, जिस प्रकार से उनकी नियुक्ति हुई, आपका तुलसी गायकवाड़ की नियुक्ति हुई, इन नियुक्तियों के बाद अमेरिका में एक रेसिज्म आपको देखने को मिल रहा होगा। और देखिए जो रेसिज्म है आपको ये कनाडा के अंदर भी है, ऐसा नहीं कि कनाडा में नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसा ब्रिटेन में करने का प्रयास किया गया था कि ऋषि सुनाक को बनाकर कि भारत के साथ में ट्रेड हो जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, ऐसा अगर प्रयास लिबरल पार्टी सोच रही होगी, या जो हमारे रिश्ते डैमेज हुए हैं उनको बेटर करने का जो प्रयास होगा, उसमें देखा जा सकता है कि भारतीय मूल के जो उम्मीदवार हैं उनको एक अच्छा स्थान मिल जाए। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटीज कम लगती है, क्योंकि कनाडा में थोड़ा रेसिज्म है इस चीज को लेकर। ठीक है निपुण जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर है उस पर अभी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। ग्रामीण भारत के दिल में विकसित भारत के सपने पलते हैं, जहां देसी उत्पाद विदेश तक पहुंचे, जो खेत से बाजार तक पहुंचे, जो महिलाओं को सशक्त बनाए, जो जनजातीय कलाओं को यादगार खजानों में बदले। पूर्वोत्तर भारत के काम की चमक 7 समंदर पार भी दमके। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 से जुड़िए 4 से 9 जनवरी, भारत मंडपम, नई दिल्ली। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दूसरी बड़ी खबर की ओर हम चलते हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया है, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसी इलाके में मौजूद थे। किम जोंग के इस कदम को अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। इससे कोरिया प्रायद्वीप को लेकर दुनिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने आक्रामक रुख और कृत्यों से अक्सर कोरिया प्रायद्वीप को तनाव की भट्टी में झोंक देने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के नए कारनामे से क्षेत्र के साथ दुनिया भी सकते में है। उन्होंने अपनी इस नई हाइपरसोनिक तानाशाही का प्रदर्शन उस वक्त किया जब अमेरिका के विदेश मंत्री पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी देश दक्षिण कोरिया में अपने सहयोगियों के त्रिपक्षीय गठबंधन के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। किम जोंग ने सोमवार को हाइपरसोनिक मिसाइल के सफल प्रक्षेपण का दावा कर सनसनी पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया के दावों के मुताबिक ये हाइपरसोनिक मिसाइल
वॉरहेड से लैस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे किम जोंग की निगरानी में लॉन्च किया गया। मिसाइल की गति को ध्वनि की तुलना में 12 गुना अधिक बताया गया है। बताया जा रहा है कि 1500 किलोमीटर तक की दूरी इसने तय की। दरअसल उत्तर कोरिया का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली के जरिए प्रशांत क्षेत्र में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को मजबूती से रोकने में सफलता मिलेगी। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक प्रणाली किसी भी रक्षात्मक अवरोध को प्रभावी ढंग से तोड़ते हुए दुश्मन देशों पर गंभीर सैन्य हमला कर सकती है। उत्तर कोरियाई मीडिया ने प्रक्षेपण को सोची समझी रणनीति का हिस्सा करार दिया। हालांकि दक्षिण कोरियाई सेना ने उत्तर कोरिया के दावे को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। JCS के प्रवक्ता के मुताबिक दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान द्वारा विश्लेषण की गई उड़ान सीमा लगभग 1100 किलोमीटर थी, जो दूसरे छोर तक नहीं पहुंची। दक्षिण कोरिया ने कहा कि किम जोंग उन का पहले भी इस तरह के दावों का इतिहास रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर कोरिया का मकसद संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने का था। प्रक्षेपण को अमेरिकी गठबंधन को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सोल में हो रही बैठक को लेकर इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिकी विदेश विभाग ने अपने आधिकारिक बयान में एक खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा और मजबूती देने की कोशिश जारी रखने की बात कही थी। इस दौरान अमेरिका, जापान, ROK त्रिपक्षीय सहयोग की गति को बनाए रखने पर भी सहमत दिखाई दिए थे। निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। इस खबर पर हम उनसे बातचीत करेंगे। निपुण जी, अगर ये उत्तर कोरिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इसकी अगर हम बात करें तो एक नया हथियार है। दुनिया के कुछ ही देशों के पास ये हथियार है, भारत भी उसमें शामिल है जिसके पास हाइपरसोनिक ताकत है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। और उत्तर कोरिया की अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया ने इस मिसाइल का एक तो परीक्षण किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, दूसरा ऐसे वक्त पर किया जब अमेरिकी विदेश मंत्री वहां पर मौजूद थे। क्या कुछ ये दर्शाता है? देखिए, अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, कोरियन पूरा पेनिसुला की बात करें, तो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, हम जानते हैं कि साउथ कोरिया पूर्ण रूप से अमेरिका, नाटो के खेमे में है। और केवल ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो विवाद है, ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें जापान भी ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है। तो जापान और साउथ कोरिया और अमेरिका, ये एक अलायंस है इस रीजन के अंदर। तो वही हम देखें तो नॉर्थ कोरिया के साथ में है चीन और आपका दूसरा रशिया। इनके आपस में जो ये पूरा द्वंद है जो हमको दिखता है, नॉर्थ कोरिया या नॉर्थ कोरिया का जिस प्रकार के टेस्ट बार बार करता रहता है, ये रीजन जो है आप समझिएगा कि एक तरीके से, जैसे मैं यूक्रेन की तुलना करूं, यूक्रेन क्या है कि नाटो का एक तरीके से प्रॉक्सी है जो रशिया के सामने खड़ा किया जाता है बार बार। ऐसे नॉर्थ कोरिया को तैयार किया जाता है कि तुम जापान और साउथ कोरिया के सामने खड़े हो, इनडायरेक्टली तो इनके सामने, डायरेक्टली आप देखेंगे तो वो अमेरिका के सामने ही है। जब भी आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया की बात होती है तो अमेरिका बार बार इसको बोलता है रोग स्टेट। हम एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक वर्ड यूज करते हैं, रोग स्टेट। रोग स्टेट यानी कि दुष्ट राज्य। तो अमेरिका बार बार यूज करता है नॉर्थ कोरिया के लिए कि तुम दुष्ट राज्य हो। और नॉर्थ कोरिया इस प्रकार के टेस्ट कर केवल एक चेतावनी ही नहीं, एक शक्ति प्रदर्शन तो होता ही होता है, बल्कि आप देखिए ये एक मैसेज होता है चीन का और रशिया का कि सोचो, नॉर्थ कोरिया छोटा सा देश, ये आपको धमकी दे सकता है जो हमारा प्रॉक्सी जैसा है, हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का हम देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्रेट्स क्रिएट करना, एक चेतावनी देना और एक कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन। जिसको मार्गेंथू हमारे एक पॉलिटिकल थिंकर थे, वो कहा करते थे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति की राजनीति है, और शक्ति की राजनीति में प्रदर्शन की राजनीति सबसे बड़ी है। हम देखते हैं कोल्ड वॉर हमने देखा 1945 से 90 तक, वो भी शक्ति प्रदर्शन की राजनीति थी। तो नॉर्थ कोरिया का जो ये मैसेज इस प्रकार के टेस्ट करना, ये नॉर्थ कोरिया नहीं कर रहा होता है, बल्कि चीन और रशिया के द्वारा ये करवाया जाता है कि तुम समय समय पर करते रहिए। यानी कि इतनी जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जो नॉर्थ कोरिया दिखा रहा है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल की हम बात करें, दूसरे ICBM का भी उसने परीक्षण किया है और उसका तो कहना है कि अब वो एटॉमिक वेपन्स भी तैयार कर चुका है। कहीं ना कहीं रूस और चीन की इसको मदद मिल रही है, ये कह सकते हैं? देखिए बिल्कुल, ये तो बहुत है। आप अब तो हम ये बात को कह ही नहीं सकते, अब तो बात छिपा हुआ रूप ही नहीं है। आप सोचिए यूक्रेन और रशिया वॉर में नॉर्थ कोरिया का क्या काम था?
नॉर्थ कोरिया वहां पर अपने हजारों सोल्जर्स भेजता है लड़ने के लिए। उसका वहां पे क्या काम, कोई मतलब नहीं कि सिर्फ बॉर्डर शेयर नहीं करता, कोई नहीं करता है। तो ये बात बहुत ओपन आ चुकी है, ओपन ही हमारे सामने है। तो ये पूरा का पूरा रशिया और चीन के द्वारा ही वेपन दिए जाते हैं, टेक्नोलॉजी दी जाती है। नहीं तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अगर आप कंपेयर करें, साउथ कोरिया की पर कैपिटल इनकम कितनी, आज आप देखें जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी तरह, जिनको हम लोग बोलते हैं विकसित देश, उनके तरह आपको साउथ कोरिया के दिखाई देगा। आपको पर कैपिटल इनकम, उनकी जीडीपी ग्रोथ, आप सोचिए साउथ कोरिया ने चीन के साथ व्यापार करने में, साउथ कोरिया बेनिफिट लेता है, चीन को पछाड़ रखा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो आपस में ट्रेड करते हैं। और नॉर्थ कहीं से कहीं तक भी नहीं टिकता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एकदम सनकी पद, जबकि क्या है कि आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक अंत में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जब ट्रंप का पिछला शासन था हमने देखा था कि एक हाई प्रोफाइल मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में, और अब ट्रंप का शासन वहां पर फिर से आने वाला है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोरिया की हम बात करें तो वहां पर इस वक्त स्थिरता बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह का माहौल वहां पर चल रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग को लेकर के, और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, तमाम जिस तरह का माहौल है, इस सब के बीच अब ये जो कोरिया प्रायद्वीप का मामला है, जिस तरह का वहां पर तनाव है, ये आने वाले समय में किस दिशा में जाते हुए दिखेगा? देखिए, अगर हम साउथ कोरिया की बात करते हैं, देखिए साउथ कोरिया में इस प्रकार हुआ था कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो समझ जाएगा, क्योंकि पहले भी एक बार वहां पर प्रयास हुआ था तानाशाही लाने का, लेकिन ला नहीं पाए थे। अमेरिका की मदद से वहां पर दोबारा से डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्टैब्लिश कर दिया गया था जी। अब तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद देखिए उम्मीद की जा रही थी कि अभी इस प्रकार की चीजें नहीं होंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आपस में नजदीक आए। जब उन्होंने कहा कि हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, बॉर्डर पे जाके मीटिंग हुई थी, वो बाकायदा एकदम वेलकम हुआ था, बहुत शानदार तस्वीर हमारे सामने आई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप का वो कोशिश हो सकती थी, लेकिन होता क्या था कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों चाहते हैं हम एक हों। जब बर्लिन की दीवारें गिर जाती हैं जर्मनी के बीच में, तो ये भी कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि चाइना और रशिया ये करने देते हैं कि नहीं तुमको करना नहीं है, तुमने किया तो साउथ कोरिया तुम पर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। साउथ कोरिया लगे हाथों से चाहता है, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस जो है वो चाहते हैं कि मेरा इकोनॉमिकल फोकस हो। जापान और साउथ कोरिया की जो सुरक्षा का जिम्मा है, जिससे हमको ज्यादा एक्सपेंसिव करने पड़ते हैं, उतना हमको रिटर्न मिलता नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो पिछली बार कह भी दिया था कि जापान 2 बिलियन आप हमें देते हैं एनुअली, आप 10 बिलियन कीजिए, जिसमें जापान अमेरिका में थोड़ा सा टकराव भी हो गया था। और साउथ ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में देखना कि कोरिया प्रायद्वीप में जो माहौल है, उत्तर कोरिया क्या कुछ करता है, दक्षिण कोरिया क्या कुछ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। तिब्बत में आए भूकंप के चलते अब तक करीब 125 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। इलाके में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। चीन की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भूकंप का केंद्र माउंट एवरेस्ट से करीब 80 किलोमीटर उत्तर में था। भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया। इस भूकंप के कारण उत्तर भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में कई जगहों पर लोगों को झटकों का एहसास हुआ। दक्षिण कोरिया की अदालत ने अपदस्थ राष्ट्रपति यूंग सुक योल को गिरफ्तार करने के लिए फिर से वारंट जारी किया है। देश में मार्शल लॉ लगाने की कोशिश के बाद विभिन्न आरोपों पर उनसे पूछताछ करने की मांग कर रहे जांचकर्ताओं को उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। पिछले सप्ताह उन्हें गिरफ्तार करने गए जांच अधिकारियों को उनके आवास के बाहर सैकड़ों राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा और सैन्य गार्डों की मानव श्रृंखला द्वारा रोक दिया गया था। इंडोनेशिया औपचारिक रूप से ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया है। ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष ब्राजील ने इंडोनेशिया के समूह में शामिल होने को लेकर घोषणा की। इंडोनेशिया ने कहा है कि वह इस घोषणा का स्वागत करता है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया अन्य सदस्यों के साथ वैश्विक शासन के संसाधनों में सुधार करने और वैश्विक दक्षिण के भीतर सहयोग में सकारात्मक योगदान देने की इच्छा रखता है। जहां एक और गजा में इजराइल का सैन्य अभियान हवाई और जमीनी हमले के रूप में लगातार तेज हो रहा है, वहीं इजराइल में अब वेस्ट बैंक के इलाके में भी औपचारिक सैन्य अभियान चलाने की मांग उठ रही है। इजरायली वित्त मंत्री बेजेलेल स्मोट्रिच ने वेस्ट बैंक में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू करने का आह्वान किया है। उनकी टिप्पणी सोमवार को वेस्ट बैंक में बस में गोलीबारी के बाद आई है, जिसमें 3 इजरायली मारे गए हैं।
अमेरिकी कांग्रेस ने सोमवार को इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती करने और नवंबर में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की जीत को प्रमाणित करने के लिए बैठक की। ट्रंप की चुनावी जीत को उनके शपथ ग्रहण से पहले प्रमाणित किया गया है। इसमें किसी भी सांसद ने कोई आपत्ति नहीं जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने 312 इलेक्टोरल वोट जीते, जबकि हैरिस को 226 वोट मिले थे। सोमवार को प्रमाणीकरण के दौरान कुल वोटों की पुष्टि की गई। ये 20 जनवरी को ट्रंप के शपथ लेने से पहले चुनाव प्रक्रिया का अंतिम चरण था। फ्रांसीसी ध्रुव दक्षिणपंथी नेशनल फ्रंट पार्टी के संस्थापक जीन मैरी लेन पेन का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ले पेन ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को हिलाकर रख दिया था जब वह अप्रत्याशित रूप से 2002 में जैक शिराक के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव के रन ऑफ वोट में पहुंच गए थे। अपने पूरे करियर के दौरान उन्हें नक्सलवाद के आरोपों का सामना करना पड़ा और उनके विवादास्पद बयानों में होलोकॉस्ट से इनकार करना भी शामिल था।